अर्थशास्त्रम कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त क्यों कहा जाता है? विष्णुगुप्त इसके बचपन का नाम था। कौटिल्य कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महाविद्वान थे कौटिल्य, और अपने महाज्ञान का कुटिल, ये वाला देखिएगा, अपने महाज्ञान का, महाज्ञानी थे ही, महाज्ञान का सदुपयोग जन कल्याण तथा अखंड भारत के निर्माण के जैसे सृजनात्मक कार्यों में करने के कारण कौटिल्य कहलाए। कहाँ इनका शिक्षा ग्रहण हुआ था? तक्षशिला में। उसके बाद वे मगध की ओर आए। मगध में राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए एक शिष्य बनाया उन्होंने, चंद्रगुप्त को, और चंद्रगुप्त को शिक्षा दीक्षा दे करके मगध के साम्राज्य को संपूर्णतः परिवर्तित कर दिया। चाणक्य नाम क्यों पड़ा? चाणक्य का पुत्र होने के कारण से चाणक्य नाम पड़ा था। चाणक्यस्य गोत्रापत्यम चाणक्य, ये प्रश्न आया था। चाणक्य के बारे में एक पैराग्राफ दिया हुआ था। चाणक्य के पिता का नाम पूछा था, चाणक्य ने कौन सा किताब लिखा है वो पूछा था, चाणक्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई थी ये पूछा था। विष्णुगुप्त ये भी पूछा था। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। पिता का नाम चाणक्य। अध्ययन तक्षशिला में। जन्म अनुमानतः 375 ईस्वी पूर्व, ये सब याद करने वाला है। व्यवसाय चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री थे, यहाँ महामंत्री होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री थे। रचनाएं हैं अर्थशास्त्रम और चाणक्य नीति। मुख्य रूप से रचनाएं इनकी अर्थशास्त्रम हैं। चाणक्य नीति, जब जब वो अपना नीति का प्रयोग करते गए नीति बनता गया। जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त भी जैन धर्मावलंबी था और ये भी जैन धर्म को मानते थे। शिष्य, इनके शिष्य का नाम है कामंदक। प्रणाम सर। प्रणाम। कामंदक इनके शिष्य हैं और उनकी रचना है नीतिसारः, ये भी याद कर लेना है आपको। चाणक्य के शिष्य का नाम कामंदक और उसकी रचना है नीतिसार। अर्थशास्त्र के प्रथम अनुवादक पंडित सामा शास्त्री है। अर्थशास्त्र के प्रथम अनुवादक सामा शास्त्री। ये सामान्य जानकारी चाणक्य के बारे में था। अब देखिए अर्थशास्त्रम। अर्थशास्त्रम में जो अर्थ शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। जब मैंने लेक्चर डबला दिया था झारखंड में, तब पूछा गया था। अर्थ शब्द का अभिप्राय मनुष्यवती भूमि, मनुष्यवती ग्राम, ऐसा गांव जहां मनुष्य निवास करते हैं, वैसा गांव। मनुष्य निवास करता है तो उसमें पशु भी होगा, उसमें अनेक जातियां होगी, वहाँ एक समाज होगा, वहाँ अर्थ की भी आवश्यकता होगी, कृषि की भी आवश्यकता होगी, सबकी आवश्यकता होगी। तो कैसे रहना चाहिए समाज में, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, वहाँ कोई शासन करने वाला भी होगा, एक राजा भी होगा। तो राजा को अपनी अमात्य की उत्पत्ति किस तरह करनी चाहिए, गुप्तचर का नियुक्ति किस तरह करना चाहिए, विद्या आदि कैसे अध्ययन करना चाहिए, ये सभी उपदेश अर्थशास्त्र में वर्णित है। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र अधिकरण, प्रकरण एवं अध्यायों में विभक्त है। अर्थशास्त्र में अधिकरण हैं, पहले अधिकरण 15 अधिकरण हैं, अध्याय है, प्रकरण है। तो अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं और 150 अध्याय है। 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 150 अध्याय, याद कर लीजिए इसको। 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 150 मतलब 150 अध्याय। अधिकरण, प्रकरण और अध्याय। अब इसमें करना क्या है, आपको प्रत्येक अधिकरणों का नाम याद कर लेना है। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही याद करने के लिए बोल रहा हूँ, सबको याद नहीं करना है। अधिकरण आपको सारे याद कर लेना है, 1 से लेकर के 15 अधिकरण तक, 1 से लेकर के 15 अधिकरण याद होने चाहिए आपको। प्रथम अधिकरण का नाम है, प्रणाम। प्रथम अधिकरण का नाम है विनयाधिकारिक अधिकरण। विनय अधिकारिक अधिकरण, विनयाधिकारिक अधिकरण कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं आगे पढ़ेंगे।
अध्यक्ष प्रचारः, दूसरा अधिकरण का नाम है अध्यक्ष प्रचारः। तीसरा अधिकरण है धर्मस्थीयम। चतुर्थ अधिकरण कंटक शोधन। पंचम है योगवृत्तम और षष्ठ अधिकरण का नाम है मंडल योनि। सप्तम है षाड्गुण्य। अष्टम अधिकरण व्यसनाधिकारिक। नौवां अधिकरण का नाम है अभियास्यत कर्म। दसवां सांग्रामिक। 11वां वृत्त संघ। 12वां आवालियस। 13वां दुर्गलंभोपाय। 14वां औपनिषदिक और 15वां है तंत्र युक्ति। ये 15 अधिकरण हैं और 15 अधिकरण को आप रट लीजिएगा। कैसे रटेंगे? तोड़ तोड़ के रट सकते हैं, तोड़ तोड़ के रटिएगा, और एक क्रमशः याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। एक तरीका होता है कि शुरू में जितना याद कर सकते हैं 1 से लेकर के 5 तक याद कीजिए, फिर तोड़ तोड़ करके बीच बीच में खा लीजिए, जैसे चाणक्य करता था। 10वां याद कर लीजिए, 12वां याद कर लीजिए, 15वां याद कर लीजिए, फिर 7वां याद कर लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। फिर हाँ ये याद है, इसके बाद 12वां ये होना चाहिए, 13वां ये होना चाहिए। 10वां सांग्रामिक है, 12वां आवालियस, 13वां दुर्गलंभोपाय। कल अधिकरणों के नाम सुनेंगे, सिर्फ अधिकरणों के नहीं, अभी जितना पढ़ रहे हैं कोशिश करना है कल सुना दें। इसमें से क्वेश्चन आता है, एक अधिकरण में से क्वेश्चन आएगा, अधिकरण का नाम पूछता है। एक चाणक्य के बारे में, एक अधिकरण के बारे में, और एक किस अधिकरण में क्या वर्णित है, यहाँ से क्वेश्चन होता है। प्रथम अधिकरण नंबर कितना है? प्रथम अधिकरण का नाम है विनयाधिकारिक अधिकरण। एक श्लोक पढ़ा है आपने, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या विनम्रता देती है। प्रथम अधिकरण में विद्या समुदेशः एक बहुत ही प्रमुख विषय वर्णित है। विद्या समुदेशः, विद्या के बारे में, और विद्या से विनम्रता आती है, शायद वहीं से नाम पड़ा हो विनयाधिकारिक अधिकरण। प्रथम अधिकरण का नाम विनयाधिकारिक अधिकरण है। इस अधिकरण में 16 प्रकरण एवं 21 अध्याय है। अभी आपने पढ़ा कि अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं और 150 अध्याय है। उसमें से जब विभाजन करेंगे तो प्रथम अधिकरण में 16 प्रकरण हैं और 21 अध्याय है, ये याद कर लेना है। प्रथम अधिकरण में 16 प्रकरण और 21 अध्याय है। और कौन कौन से विषय वर्णित है इसमें? राजा का अनुशासन, इंद्रिय जय, विद्या समुदेशः, अमात्योत्पत्ति, गुण पुरुषोत्पत्ति, शास्त्र शिक्षा, मंत्रियों तथा पुरोहितों के गुण, उनके प्रलोभन, गुप्तचर आदि। इसमें से हमें प्रमुख विषय जो पढ़ना है वह है विद्या समुदेशः, अमात्योत्पत्ति और गुण पुरुषोत्पत्ति। अमात्योत्पत्ति को सामान्य रूप से जानना है। गुण पुरुषोत्पत्ति और विद्या समुदेशः, इन 2 विषयों को अच्छी तरह से पढ़ना है। गुप्तचर, राजा, सभा, राजदूत, राजकुमार, अंतःपुर एवं राजा की सुरक्षा का विधान प्रथम अधिकरण में वर्णित है। इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे? इसमें से क्वेश्चन आता है, विद्या समुदेशः कस्मिन् अधिकरणे वर्णितः। विद्या समुदेश किस अधिकरण में वर्णित है? विनयाधिकारिक अधिकरणे या फिर प्रथम अधिकरणे? इसका उत्तर हो जाएगा विनयाधिकारिक अधिकरणे, या ऑप्शन में दिया है प्रथम तो प्रथम अधिकरण में लगा देंगे, ठीक। गुण पुरुषोत्पत्ति, इंद्रिय जयः, अमात्योत्पत्ति किस अधिकरण में वर्णित है? विनयाधिकारिक अधिकरण में। पुरोहितों के गुण, उनके प्रलोभन, गुप्तचर, सभा, राजदूत, राजकुमार, अंतःपुर एवं राजा की सुरक्षा के विधान प्रथम अधिकरण, जिसका नाम है विनयाधिकारिक अधिकरण में वर्णित है। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्न कर लूंगा मैं। द्वितीय अधिकरण का नाम क्या है? अध्यक्ष प्रचारः। द्वितीय अधिकरण है अध्यक्ष प्रचारः। इस अधिकरण में 39 प्रकरण एवं 36 अध्याय है। 39 प्रकरण हैं और 36 अध्याय है। इस अधिकरण में विभिन्न शासन विभागों के अध्यक्षों के कर्तव्य,
शासन तो होता ही है, अनेक विभाग होता है। शिक्षा विभाग का सचिव अलग, सड़क विभाग का सचिव अलग और उद्योग विभाग का सचिव अलग, सबका अलग अलग होता है। तो इस अधिकरण में विभिन्न शासन विभागों के अध्यक्षों के कर्तव्य, ग्राम रचना, गोचर भूमि, वन, दुर्ग, सन्निधाता के कर्तव्य, कर ग्रहण, राजा, कोष, रत्न, परीक्षा, मुद्राध्यक्ष आदि प्रमुख विषयों का वर्णन है। सन्निधाता, इसमें से एक प्रश्न आया था, दुर्ग कितने प्रकार का होता है? अर्थशास्त्र में दुर्ग कितने प्रकार का वर्णित है, यह क्वेश्चन था। इस बार दुर्ग तो तीन प्रकार का ही होगा ना सर, ऐसे ज्यादा नहीं। दुर्ग सन्निधाता के कर्तव्य, कर ग्रहण, राज्य कोष, रत्न परीक्षा, मुद्राध्यक्ष आदि प्रमुख विषयों का वर्णन द्वितीय अधिकरण, जिसका नाम है अध्यक्ष प्रचार में वर्णित है। द्वितीय अधिकरण का नाम अध्यक्ष प्रचार है। दूसरे अधिकरण में 39 प्रकरण हैं और 36 अध्याय है। इसमें मुख्य विषय है अध्यक्षों के कर्तव्य, ग्राम रचना, गोचर भूमि, वन, दुर्ग, सन्निधाता के कर्तव्य, कर ग्रहण, राज्य कोष, रत्न परीक्षा, मुद्राध्यक्ष आदि प्रमुख विषय हैं। तीसरा अधिकरण का नाम है धर्मस्थीयम। धर्मस्थीयम तृतीय अधिकरण का नाम है। इस अधिकरण में 20 अध्याय है। इसमें न्याय शासन, विधि नियम, ये इम्पोर्टेंट है। विवाह प्रकार किस अधिकरण में वर्णित है? तृतीय अधिकरण में, जिसका नाम है धर्मस्थीयम। दंपत्ति के कर्तव्य, दंपत्ति मतलब पति पत्नी, दंपत्ति के कर्तव्य, स्त्री धन, पुत्रों के कितने प्रकार होते हैं, ये प्रश्न ही पूछता है। पुत्रों के कितने प्रकार होते हैं? 12 भेद होते हैं पुत्रों के। दाय विभाग, अब किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, इसका ही वर्णन है इसमें। एवं व्यवहार के विषय में विवेचन किया गया है तृतीय अधिकरण में, धर्मस्थीयम में। धर्मस्थीयम याद करने का तरीका, धर्म के बारे में वर्णन है कुछ इसमें। विवाह धार्मिक कर्तव्य है, विधि नियम, न्याय शासन, दंपति कर्तव्य क्या होना चाहिए, स्त्री धन, पुत्रों के 12 भेद और दाय विभाग व्यवहार के बारे में तृतीय अधिकरण में वर्णित है। अब छलांग लगाते हुए आगे आ जाइए। षष्ठ अधिकरण का नाम है मंडल योनि। इसमें सिर्फ 2 अध्याय है मंडल योनि में। छठा अधिकरण में 2 अध्याय है और इसमें प्रमुख विषय है, इसमें राज्य की 7 प्रकृतियां वर्णित है। राज्य की कितनी प्रकृतियां होती है, ये प्रश्न हो सकता है। राज्य की 7 प्रकृतियां होती हैं, राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, वल और सुहृत। राजा, अमात्य, दुर्ग, राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, वल, सुहृत, ये राज्य की 7 प्रकृतियां हैं। 3 शक्तियां, उत्साह शक्ति, मंत्र शक्ति और प्रभु शक्ति। इन तीनों शक्तियों में किस शक्ति को प्रभुत्व मानते हैं, किसकी प्रभुता होती है? तीन शक्तियां हैं, उत्साह शक्ति, मंत्र शक्ति और प्रभु शक्ति। इन तीनों शक्तियों में से उत्साह शक्ति को प्रबल माना गया है। यदि आपके अंदर उत्साह होगी, उत्साह बरकरार रखेंगे, तो ये बीपीएससी का परीक्षा और नेट जीआरएफ कोई मायने नहीं रखता है। उत्साह शक्ति के आगे सबको प्राप्त कर सकते हैं आप उत्साह से। और निरुत्साह होने के बाद तो फिर सब कुछ लगता है कि अब मुश्किल है। सामान्य सा मतलब कहते हैं छोटा सा काम करना भी बहुत दुष्कर हो जाता है जब उत्साह नहीं होता है, और उत्साह होता है तो बड़े से बड़े कार्य को कर लेते हैं। तो उत्साह शक्ति, मंत्र शक्ति और प्रभु शक्ति, इन तीनों शक्तियों में उत्साह शक्ति को सप्तम अधिकरण का नाम है षाड्गुण्य। अधिकरण में राजनीति, इस अधिकरण में राजनीति के षड्गुणों का वर्णन है। राजनीति के षड्गुणों का वर्णन किया गया है सप्तम अधिकरण में। कौन कौन से हैं वे षड्गुण?
संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव। ये आप जब पंचतंत्र पढ़ेंगे, पंचतंत्र में इसका आश्रय लेकर के ही वहाँ कथा निर्माण किया गया है। संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव। बहुत अच्छी कहानी है वहाँ। उल्लू में और कौआ में दोनों में वैर हो जाता है। तो ये पांचों प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया है और पांचों गुणों का भली प्रकार से किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए उसका ही वर्णन है वहाँ। संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव। अष्टम अधिकरण का नाम है व्यसनाधिकारिक अधिकरण। अष्टम अधिकरण का नाम व्यसनाधिकारिक अधिकरण। इस अधिकरण में 5 अध्याय है। इस अधिकरण में 10 कामज एवं 8 क्रोधज वर्णित है। यह इम्पोर्टेंट है, कामज और क्रोधज। बीच में यूजीसी नेट में भी लगातार 4-5 बार प्रश्न पूछा गया है इसमें से, कामज और क्रोधज में से। कामज कितने होते हैं, क्रोधज कितने होते हैं, और ये प्रश्न होता है कि यह कामज में आता है या क्रोधज में आता है। कामज और क्रोधज किस अधिकरण में वर्णित है? 8वें में। 8वें अधिकरण का नाम व्यसनाधिकारिक अधिकरण। 10 कामज होते हैं और 8 क्रोधज होते हैं। कामज मतलब काम से उत्पन्न, क्रोधज मतलब क्रोध से उत्पन्न। कौन कौन से हैं देखिए। मृगयाक्षो दिवा स्वप्नः परिवादो स्त्रियो मदः तौर्यांत्रिकम वृथाट्यम च कामजो दशको गणः। ये 10 कामज होते हैं। मृगयाक्ष, मृगया खेलना, मृगया करना मतलब शिकार खेलना। अक्षः मतलब जुआ खेलना। दिवा स्वप्न दिन में सोना। परिवादः परिवाद करना, स्त्रियों के साथ में बात करना, स्त्रियों का मद। तौर्यांत्रिकम, तौर्यांत्रिक बोलते हैं नृत्यम गीतम वाद्यम च। नृत्यम गीतम वाद्यम च तौर्यांत्रिकम उच्यते। नृत्य, गीत और वाद्य बजाना ये भी कामज के अंतर्गत आता है। वृथाट्यम च, और वृथा इधर उधर घूमना। कामजो दशको गणः। कुछ 10 कामज होते हैं और 8 क्रोधज होते हैं। अभी कामज के बारे में पढ़ रहे हैं। मृगयाक्षो दिवा स्वप्नः परिवाद स्त्रियो मदः तौर्यांत्रिकम वृथाट्यम च कामजो दशको गणः। ये 10 कामज हैं। और पैशून्यम साहसम द्रोहो, पैशून्यम साहसम द्रोहो ईर्ष्या सुयार्थ दूषणम वाग्दंडजम च पारुष्यम क्रोधजोपि गणो अष्टकः। ये 8 प्रकार के क्रोधज होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तो क्रोध से ही उत्पन्न है। क्रोध का कोई ना कोई कारण है उत्पन्न होने का कारण। ईर्ष्या, असूयार्थ दूषणम, वाग्दंड वाणी से दंड देना, पारुष्यम परसता, क्रोधजोपि गणो अष्टकः। ये 8 क्रोधज हैं और 10 कामज हैं। याद कर लीजिएगा इसको, ये इम्पोर्टेंट है। 14वां अधिकरण का नाम है औपनिषदिक। 14वां अधिकरण औपनिषदिक है। ये पूछा था औपनिषदिक। इस अधिकरण में अंधीकरण, अदृश्य होना, अंधकार में देखना, शत्रुवध के लिए मंत्रोषधि का प्रयोग इत्यादि वर्णित है 14वां अधिकरण में। सबसे छोटा अधिकरण कौन सा है? 11वां, वृत्त संघ। सबसे बड़ा द्वितीय अधिकरण जिसका नाम है अध्यक्ष प्रचारः। सबसे बड़ा अधिकरण अध्यक्ष प्रचारः और सबसे छोटा अधिकरण वृत्त संघः। 11वां सबसे छोटा है और सबसे बड़ा अधिकरण कौन सा है? अध्यक्ष प्रचारः। अब यहाँ तक पढ़ लिए हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर दूसरा विषय शुरू हो जाएगा। अर्थशास्त्र के तृतीय अधिकरण का नाम क्या है? धर्मस्थीय। द्वितीय अधिकरण का नाम? पहले विनय, अध्यक्ष प्रचारः। अध्यक्ष प्रचारः। कामज कितने होते हैं? 10 कामज। क्रोधज कितने होते हैं? 8। कामज और क्रोधज का किस अधिकरण में वर्णन है? अधिकरण में। गुण पुरुषोत्पत्ति किस अधिकरण में वर्णित है?
में वर्णित है? सर विनय विनय वाला प्रथम है। विद्या समुदेशः किस अधिकरण में वर्णित है? विनयाधिकरण। विनयाधिकारिक अधिकरण में। जी। सबसे छोटा अधिकरण कौन सा है? 11वां अधिकरण। सबसे बड़ा अधिकरण कौन सा है? पारुष्यम किस में आता है, कामज में या क्रोधज में? पारुष्यम। क्रोधज। तौर्यांत्रिकम किस में आएगा? कामज में। कामज में। जी, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ना, याद रखना है। प्रथम अधिकरणम, प्रथम प्रकरण, द्वितीय अध्याय, विद्या समुदेश। पहले तो ये याद कर लेंगे आप कहाँ से लिया गया है विद्या समुदेश। प्रथम अधिकरण का द्वितीय अध्याय में आता है विद्या समुदेश। उसी में हमें पढ़ना है आन्वीक्षिकी की स्थापना। आन्वीक्षिकी की स्थापना पढ़ना है। विद्या समुदेश के अंतर्गत आन्वीक्षिकी की स्थापना। आन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दंडनीति स्थिति विद्या। विद्या किसको बोलते हैं? तो कहते हैं आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, ये चारों विद्याएं कहलाती है। सामान्य मत है। अंतिम में फिर चाणक्य कहता है, कौटिल्य भी 4 विद्याएं मानता है। बीच में 3-4 मत है, उसको देख लेते हैं कौन कौन सा मत है। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, ये 4 विद्याएं हैं। त्रयी, वार्ता और दंडनीति, त्रयी, वार्ता, दंडनीति स्थिति मानवः। त्रयी, वार्ता और दंडनीति, ये 3 विद्याओं को मनु के अनुयायी मानते हैं। मनु के अनुयायी सिर्फ 3 विद्या मानते हैं। कौन कौन से? त्रयी, वार्ता और दंडनीति। क्रम से याद करेंगे तो कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, ये 4 विद्याएं होती है। मनु का जब कहेंगे तो मनु में आन्वीक्षिकी को छोड़ देंगे। आन्वीक्षिकी यह नहीं मानता है, त्रयी, वार्ता और दंडनीति मानता है। आन्वीक्षिकी विद्या को मनु त्रयी के अंतर्गत ही मानता है। त्रयी विशेषो ही आन्वीक्षिकी, त्रयी के अंतर्गत ही आन्वीक्षिकी को मान लेता है। ये प्रश्न भी आ सकता है, थोड़ा सा यदि घुमा के पूछेगा तो, कि मनु के अनुसार आन्वीक्षिकी विद्या किसके अंतर्गत समाहित है? त्रयी के अंतर्गत। मनु संप्रदाय के अनुयायी त्रयी, वार्ता एवं दंडनीति 3 विद्याएं स्वीकार करते हैं। मनु के अनुसार आन्वीक्षिकी का समावेश त्रयी के अंतर्गत हो जाता है। त्रयी विशेषो ही आन्वीक्षिकी। 4 विद्याएं होती है, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति। मनु के अनुसार 3 विद्या, त्रयी, वार्ता और दंडनीति। अब देखिए, बृहस्पति हुए हैं एक। वार्ता और दंडनीति, वार्ता दंडनीति स्थिति बारहस्पत्यः। बृहस्पति के अनुसार वार्ता और दंडनीति, ये 2 विद्याएं होती हैं। और ये क्या कहते हैं, वार्ता को किसके अंतर्गत मान लेता है? त्रयी को। त्रयी को किसके अंतर्गत मानता है? संवरणम मात्रम ही त्रयी लोक यात्रा विदिति। ये कहता है कि त्रयी का मतलब 3 वेद लेते हैं। देखिए, वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वैसे यहाँ कहीं कहा नहीं गया है, पर त्रयी मतलब 3 वेद कहलाता है। संवरणम मात्रम ही त्रयी लोक यात्रा विदिति। बृहस्पति कहते हैं कि त्रयी तो लोक में जीविका यापन का सिर्फ साधन है, और विद्याएं तो वार्ता, दंडनीति, ये 2 ही होती हैं। वार्ता, दंडनीति स्थिति विद्या। किसका मत है? बृहस्पति का। हाँ, एक बार दोहरा लीजिए, फिर से याद कर लीजिए कक्षा में ही। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, ये 4 विद्याएं होती हैं। मनु सिर्फ 3 मानता है, वार्ता, दंडनीति और त्रयी। मनु 3 मानता है, त्रयी, वार्ता और दंडनीति। आन्वीक्षिकी को त्रयी के अंतर्गत ही मान लेता है। बृहस्पति 2 विद्या मानता है, वार्ता और दंडनीति। बृहस्पति के अनुसार त्रयी सिर्फ संसार में जीवन यापन करने का साधन है। त्रयी संवरणम मात्रम ही त्रयी लोक यात्रा विदिति। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यदि थोड़ा कठिन प्रश्न पूछेगा तो, लोक यात्रा विधि कह विद्या, संवरण मात्रम ही लोक यात्रा विद इति कह त्रयी। इसका उत्तर हो जाएगा त्रयी।
लोक यात्रा में सिर्फ जीवन यापन करने का साधन त्रयी है। किसके अनुसार ये प्रश्न पूछ सकता है, ये प्रश्न भी आ सकता है कि संवर्ण मात्रम ही त्रयो लोक यात्रा विदिति कस्य मतम, बारहस्पत्य, बृहस्पति का मत है ये, बारहस्पत्य मतम। एक है शुक्राचार्य जी, दंड नीति रेखा विद्या इति औशनशाह, औशनस कहते हैं शुक्राचार्य को, और ये सिर्फ दंड नीति विद्या को मानते हैं। ये प्रश्न पूछता है दंड नीति रेखा विद्या इति औशनशाह, औशनस मतलब शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के अनुसार सिर्फ एक ही विद्या है, वह दंड नीति। तस्याम ही सर्वा विद्यारंभा प्रतिबद्धा इति, दंड नीति में ही सारी विद्याएं आकर के सम्मिलित हो जाती हैं, इसी से शासन करते हैं। दंड नीति यदि अच्छी हो तो सारी विद्याएं अपने आप सही जगह से काम करने लग जाएंगी। तो दंड नीति को एकमात्र विद्या मानता है, वह है औशनस, जिसको शुक्राचार्य कहते हैं। एक बार फिर से दोहरा लीजिए, याद हो जाएगा। आनुष्की, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, ये चारों विद्याएं होती हैं, और चारों विद्या कौटिल्य मानता है। कौटिल्य आगे पढ़ेंगे, कौटिल्य चारों विद्या मानता है। तीन विद्या मानता है मनु, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आनुष्की को त्रयी के अंतर्गत ही मान लेता है। उसके बाद बृहस्पति का नाम आता है। बृहस्पति सिर्फ दो विद्या मानता है, वार्ता और दंड नीति। बृहस्पति कहता है त्रयी तो संसार में जीवन यापन करने का सिर्फ साधन मात्र है, आजीविका का साधन मात्र है। फिर नाम आता है शुक्राचार्य का, औशनस कहा गया जिसको, औशनस। औशनस कहता है कि सिर्फ दंड नीति ही एक विद्या है, इसी में सारी विद्याएं आकर के मिल जाती हैं। जैसे सारी नदी जाकर के समुद्र में जाके मिल जाते हैं, उसी प्रकार से सारी विद्याएं दंड नीति में समाहित है। ऐसा शुक्राचार्य का मत है, औशनस का। याद हो गया। विद्याएं चार होती हैं, मनु के अनुसार तीन, वो आनुष्की को त्रय के अंतर्गत मानता है। बृहस्पति के अनुसार दो विद्या, वो त्रयी, बृहस्पति त्रयी को लोक में जीवन यापन करने का एक साधन मात्र मानता है। और औशनस जिसको शुक्राचार्य बोलते हैं, उनके अनुसार सिर्फ एक विद्या है। कौन सा है वो एक विद्या? दंड नीति। दंड नीति जी। यहाँ तक याद कर लिए। कस्याम, ये प्रश्न यदि आता है, कस्याम ही सर्वा विद्यारंभा प्रतिबद्धा इति, कस्याम सर्वा विद्यारंभा प्रतिबद्धा इति दंडनीत्याम, दंडनीत्याम सर्वा विद्यारंभा प्रतिबद्धा इति कस्य मतम? औशनसः, औशनसस्य मतम, औशनसः मतम रूप चलेगा इसका, औशनसः मतम। शुक्राचार्यस्य मतम, शुक्राचार्य का मत है। चार विद्याएं होती हैं, आनुष्की, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये पढ़ लिए हैं। अब आनुष्की किसको बोलते हैं, त्रयी किसको बोलते हैं, वार्ता किसको बोलते हैं और दंड नीति किसको बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। आनुष्की ही कहते हैं सांख्य योगो लोकायतम चेति आनुष्की ही। सांख्य योग, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल योग दर्शन के प्रवर्तक है महर्षि पतंजलि। और लोकायत दर्शन बोलते हैं चारवाक दर्शन को, जिसके प्रवर्तक है आचार्य बृहस्पति। लोकायत, चारवाक दर्शन, ये तीनों आनुष्की के अंतर्गत आते हैं। सांख्य योगो लोकायतम चेति आनुष्की ही, सांख्य योगो लोकायतम चेति आनुष्की ही। सांख्य योग और लोकायत दर्शन आनुष्की विद्या के अंतर्गत आते हैं। अब कहता है कि धर्मा धर्मो त्रय्याम, त्रय्याम से अभिप्राय होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीन वेद। उसमें क्या वर्णित है? कहते हैं धर्मा धर्मो, धर्म और अधर्म का वर्णन है। धर्मा धर्मो कस्याम वर्णितः? कस्याम विद्यायाम? त्रय्याम धर्मा धर्मो वर्णितः। फिर वार्ता विद्या के बारे में पढ़े थे। अर्थानर्थो वार्तायाम, वार्ता में
व्यापार में अर्थ मतलब लाभ हुआ या हानि हुई, इसके बारे में वर्णन होगा। लाभ और हानि के बारे में वार्ता में वर्णित होता है व्यापार में। उसके बाद है नयः अपनयो दंड नीत्याम। दंड नीति जो कि शुक्राचार्य मानता है एकमात्र विद्या दंड नीति को, उसमें नय अपनयो दंड नीत्याम। दंड नीति में सुशासन और कुशासन का वर्णन होता है। दंड नीति अच्छी नहीं होगी तो कुशासन फैलेगा, और दंड नीति अच्छी होगी तो सुशासन फैले आएगा। नयः अपनयो दंड नीत्याम, तो इसमें से कैसे प्रश्न हो सकते हैं? नयः अपनयो कस्याम, या फिर सुमेलित करने के लिए भी आ सकता है। नयः अपनय धर्माधर्मो त्रय्याम नयः अपनयो दंड नीत्याम। और वार्ता में क्या वर्णित है? अर्थानर्थो, अर्थ और अनर्थ के बारे में वार्ता में वर्णित है। फिर कहता है कि लोकस्योपकरोति व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम अवस्थापयति प्रज्ञा वाक्य क्रिया विशारद्यम च करोति। आन्विष्ट की विद्या के बारे में कहा गया है कि लोकस्योपकरोति, लोक का उपकार करती है। व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम अवस्थापयति, व्यसन में, दुख में, और अभ्युदय मतलब सुख में बुद्धि को एक समान रखती है, अवस्थित रखती है। और प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैसारध्यम च करोति, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाती है, प्रबल बनाती है। ये आन्विष्ट की विद्या। आन्विष्ट की विद्या में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? कौन कौन से आते हैं? सांख्य, योग और लोकायत। सांख्य योगो लोकायतम चेति आन्विष्ट की ही। आन्विष्ट की विद्या त्रयी आदि विद्याओं की प्रधानता एवं अप्रधानता का विभिन्न युक्तियों से निर्धारित है। लोक का उपकार करती है, सुख दुख में बुद्धि को स्थिर रखती है एवं सोचने, विचारने, बोलने तथा कार्य करने में सक्षम बनाती है। आन्विष्ट की विद्या कह लोकस्योपकरोति, आन्विष्ट की व्यसने अभ्युदये च कह बुद्धिम अवस्थापयति। आन्विष्ट की झारखंड वाला में यहाँ से क्वेश्चन आया था, थोड़ा घुमा के पूछा था, पर था यहाँ पे। और ये वाला जो अभी पढ़ेंगे ये 2018 में आया था। इसमें प्रदीप सर्वविद्यानाम उपाय सर्वकर्मणाम, बिहार में बीपीएससी में बताना भूल गया। ये जो अभी पढ़ रहे थे ना, याद कर रहे थे, जो याद करवाया आपको विद्या के बारे में, इसमें से 3 क्वेश्चन था। मनु के अनुसार विद्या कितने होते हैं, शुक्राचार्य के अनुसार कितने होते हैं, कौटिल्य के अनुसार कितने होते हैं, इस तरह से पूछा था। आगे देखिए ये वाला, प्रदीपः सर्वविद्यानाम उपायः सर्वकर्मणाम आश्रयः सर्वधर्माणाम शाश्वत अन्वीक्षकीमतः। प्रदीपः सर्वविद्यानाम, आनुष्की के बारे में बताया है इस श्लोक में। प्रदीपः सर्वविद्यानाम उपायः सर्वकर्मणाम, ये जो आनुष्की विद्या है वह सभी विद्याओं को प्रदीप्त करने वाला है, प्रकाशित करने वाला है। प्रदीपः, प्रदीप्त करने वाला, प्रकाशित करने वाला। प्रदीपः उपायः सर्वकर्मणाम, सभी कार्यों का साधन है। और आश्रय सर्वधर्मानाम, सभी धर्मों का आश्रय है। ऐसा है ये आनुष्ट की विद्या, शाश्वत अनुष्ट की मतः। अर्थशास्त्र में वैसे तो गद्य के रूप में लिखा गया है, परंतु पद्य के रूप में भी, पद्य भी है बीच बीच में, बीच बीच में कुछ पद्य भी हैं। जैसे अभी पढ़े हैं तो ये पद्य आया ना। आनुष्ठ की विद्या सभी विद्याओं का प्रदीप, सभी कार्यों का साधन एवं सभी धर्मों का आश्रय अर्थ मानी जाती है। यहाँ तक पढ़े हम आनुष्ठ की स्थापना के बारे में। अगला पढ़ेंगे, टॉपिक चेंज हो जाएगा। कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ आपसे, फिर आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। विद्याएं कितनी होती हैं? मनु के अनुसार कितने विद्याएं हैं? मनु के अनुसार आनुष्ठ की विद्या किसके अंतर्गत समाहित है? त्रय के अंतर्गत। दंड नीति रेखा विद्या इति कह स्वीकरोति शुक्राचार्य औष्णशः।
वार्ता और रणनीति, ये दो विद्याएं कौन मानता है? बृहस्पति। बृहस्पति ही जी। त्रयी तो लोक यात्रा विदिति, संवरणम मात्रम ही लोक यात्रा विदिति। त्रयी कह करोति, बृहस्पति। बृहस्पति ही। तस्याम ही सर्वा विद्यारंभः, कस्याम सर्वा विद्यारंभः? दंडनीत्याम। नित्याम। धर्मा धर्मो कस्याम वर्णितः? त्रय्याम। सांख्य योगो लोकायतम चेति किम कथ्यते? आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी। नयः अपनयोः कस्याम वर्णितः? नयः अपनयोः दंडनीत्याम। दंडनीत्याम नयः अपनयोः दंडनीत्याम। दंडनीति में नय और अपनय, सुशासन और कुशासन का वर्णन है। वो नहीं समझ में आया था नया। अर्थानर्थो कस्याम वर्णितः? वार्तायाम। वार्तायाम। कः लोकस्योपकरोति? आन्वीक्षिकी। व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम का अवस्थापयति। आन्वीक्षिकी विद्या। आन्वीक्षिकी विद्या ही व्यसने मतलब दुख में, अभ्युदय मतलब सुख में बुद्धि को स्थिर रखती है। प्रदीपः सर्वविद्यानाम उपायः सर्वधर्मनाम, उपायः सर्वकर्मणाम, आश्रयः सर्वधर्मानाम, शाश्वत खालिस्थान वर्ये आन्वीक्षिकी मता। प्रदीपः सर्वविद्यानाम, सर्वविद्यानाम प्रदीपः का? आन्वीक्षिकी विद्या जी। इस तरह से है, यहाँ से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है प्रथम अधिकरण सप्तम प्रकरण है, 11वां अध्याय पढ़ना है अभी। गुण पुरुषोत्पत्ति प्रथम अधिकरण में आता है। गुण पुरुषोत्पत्ति। गुण पुरुषोत्पत्ति मतलब, गूढ़ मतलब होता है छिपा हुआ, छिपने वाला। पुरुष मतलब पुरुष कौन होता है? गुप्तचर। गुप्तचर स्थापना कीर्ताद्रोणियम में पढ़ेंगे तो प्रथम सर्ग में 25 श्लोक तक पूर्णतः गुप्तचर के बारे में गुप्तचर ही बताता है युधिष्ठिर को सारा संदेश ला करके बनेचर। यहाँ गुण पुरुषोत्पत्ति के बारे में वर्णन है प्रथम अधिकरण में ही। प्रथम अधिकरण का नाम विनयाधिकारिक अधिकरण के सप्तम प्रकरण का 11वां अध्याय में गुण पुरुषोत्पत्ति वर्णित है। याद रखिएगा इसको। कहते हैं उपधा भी शुद्धम अमात्य वर्गो गुण पुरुषम अनुत्पादयेत। पहले उपधा के द्वारा 4 प्रकार की उपधाएँ होती हैं। यूजीसी नेट में भी ये प्रश्न आता है और यहाँ भी पूछता है। उपधाएँ होती हैं 4 प्रकार की। अमात्य की परीक्षा करने के लिए 4 उपधाएँ कौन कौन से हैं? धर्मोपध, अर्थोपध, कामोपध और भयोपध। धर्मोपध, अर्थोपध, कामोपध और भयोपध, ये 4 प्रकार की उपधाएँ हैं। जो साथी नहीं पढ़े होते हैं वो गलती से मोक्षोपदा को भी स्वीकार कर लेते हैं और भयोपदा को नहीं मानते हैं। क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्ष तो सबको याद है, परंतु भय है स्वीकार नहीं जानता है। तो भय है, इसमें मोक्ष नहीं है। धर्मोपद, अर्थोपद, कामोपद, भयोपद, ये 4 प्रकार के उपधाओं के द्वारा अमात्य की परीक्षा होती है। किसकी परीक्षा होती है इसके द्वारा? इससे अमात्य की। अमात्य की जब नियुक्ति होती है तब धर्मोपद के द्वारा, अर्थोपद के द्वारा, भयोपद के द्वारा परीक्षा होती है उसकी। धर्मोपद, अर्थोपद, कामोपद और भयोपद, इसके बारे में वर्णित है। ये वाला टॉपिक हमें ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना है इसमें। धर्मोपद के द्वारा कैसे, क्या बोले, थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं। धर्मोपद मतलब कैसे धार्मिक कृत्य में लगाना, उसके बाद गुप्तचर को नियुक्त कर देना कि ये सही तरह से काम करता है कि नहीं करता है, देखो कहीं गलती तो नहीं करता है। अर्थोपद बहुत सारे पैसे रख देना। वैसे इसके बारे में भी अच्छी तरह से वर्णन है वहाँ पे, थोड़ा उदाहरण देते हुए निकलते हैं, बहु तो नहीं होगा। बहुत सारा पैसा रख देना और फिर ये देखना कि
अमात्य जिसको नियुक्त करना चाहता है वो कहीं चोरी तो नहीं कर लेता है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। यदि वो परीक्षा में पास हो जाता है तो उसको अमात्य के पद पर नियुक्त करेगा। धर्मोपद अर्थोपद पैसा आदि के लिए, कामोपद काम वासना के लिए किसी स्त्री को भेज देना, वहाँ पे यदि पास हो गया परीक्षा में तो उसको नियुक्त कर दिया जाता है। भयोपद सिंह इत्यादि से लड़ाई के लिए भेज देना, सर्प आदि से डराना, इससे यदि उनसे नहीं डरता है तो उसको अमात्य के पद पर नियुक्त करता है। 4 प्रकार से धर्मोपद, अर्थोपद, कामपद, भयोपद, 4 प्रकार से अमात्य की नियुक्ति होती है। यूजीसी नेट में थोड़ा सा और बृहद है इसके बारे में, यहाँ उसको नहीं पढ़ना है। गुण पुरुषोत्पत्ति पढ़ना है, गोचर की स्थापना पढ़ना है, अमात्य की उत्पत्ति नहीं पढ़ना है हमें। सर जी बोलिए। मोक्ष जो लिखा कहीं कहीं। अब है गुप्तचर के बारे में, समझ लीजिए इसको। 2 तरह के गुप्तचर होते हैं, एक सांस्थानिक और एक भ्रमणशील। एक गुप्तचर समझ लीजिए वर्तमान लोक स्थिति को देखते हुए कि एक तो सचिव टाइप के होते हैं जो कि वहीं पर रह करके देखभाल करता रहता है और जो भी गुप्तचर का काम होता है वो राजा को बता देगा। और एक गुप्तचर ऐसे होते हैं जो कि घूमता रहता है, घूम घूम करके जानकारी एकत्रित करता है, कभी अमेरिका जाएगा, कभी पाकिस्तान जाएगा, कभी किसी देश में जाएगा और वहाँ से जो जानकारी मिलेगी वो ला करके राजा को बताता है। तो संस्थानिक गुप्तचर और भ्रमणशील गुप्तचर। संस्थानिक गुप्तचर वे होते हैं जो एक जगह पे रह करके गुप्तचरी का काम करते हैं और भ्रमणशील गुप्तचर वे होते हैं। संस्थानिक गुप्तचर वो होता है जो एक जगह पर रह करके गुप्तचरी काम करता है। भ्रमणशील गुप्तचर वो है जो घूम घूम करके जानकारी एकत्रित करता है। संस्थानिक गुप्तचर पढ़ते हैं पहले। संस्थानिक गुप्तचर 5 प्रकार के होते हैं, याद कीजिए 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। कापटिक, उदास्थिक, गृहपतिक, वैदेहक, तापस। कापटिक, उदास्थिक, गृहपतिक, वैदेहक, तापस, ये 5 प्रकार के संस्थानिक गुप्तचर हैं। एक जगह रह करके गुप्तचरी का काम करते हैं। कापटिक, उदास्थिक, गृहपतिक, वैदेहक, तापस, याद कीजिए। कापटिक, उदास्थिक, गृहपतिक, वैदेहक और तापस, 5 हैं। कापटिक, उदास्थिक, गृहपतिक, वैदेहक, तापस। और 4 होते हैं भ्रमणशील गुप्तचर, संचार बोलते हैं जिसको, संचार गुप्तचर। क्षत्रिय, तीक्ष्ण, रसद, भिक्षुकी। क्षत्रिय, तीक्ष्ण, रसद, भिक्षुकी, ये 4 प्रकार के गुप्तचर होते हैं भ्रमणशील गुप्तचर। संस्थानिक गुप्तचर कितने होते हैं? 5। कापटिक, उदास्थिक, गृहपतिक, वैदेहक, तापस। और भ्रमणशील गुप्तचर कितने होते हैं? 4। क्षत्रिय, तीक्ष्ण, रसद, भिक्षुकी। यही वाला टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद आराम करेंगे। संस्था गुप्तचर के, इसको संस्था ही बोलते हैं, संस्थानिक, संस्था गुप्तचर के 5 प्रकार के होते हैं। वे हैं कापटिक, उदास्थिक, गृहपतिक, वैदेहक और तापस, ये याद कर ही लिए। और संचार गुप्तचर 4 प्रकार के होते हैं, क्षत्रिय, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुकी। अब देखिए कापटिक गुप्तचर किसको बोलते हैं? ये जो संस्थानिक गुप्तचर पढ़े हैं 5 प्रकार के, एक जगह पे रह करके जो गुप्तचरी काम करता है, किसको बोलते हैं? ये प्रश्न आता है। ये पिछली बार 2018 में झारखंड वाले में पूछा गया था, हो सकता है इस बार यहाँ पूछ ले। कापटिक गुप्तचर कहते हैं परम मर्मज्ञः प्रगल्भः छात्रः कापटिकः। परम मर्मज्ञः प्रगल्भः छात्र कापटिकः, जो अत्यधिक विद्वान हो, मर्मज्ञ हो और विद्यार्थी के बेस में हो, गुप्तचरी काम करे, उसको बोलते हैं कापटिक गुप्तचर। परम मर्मज्ञ प्रगल्भः छात्र कापटिकः, याद कर लीजिएगा, संस्कृत में बहुत आसान है। परम मर्मज्ञ प्रगल्भः छात्रः कापटिकः। परम मर्मज्ञ प्रगल्भः छात्रः कापटिकः। दूसरों के रहस्य जानने वाला बड़ा प्रगल्भ दबंग विद्यार्थी वेशधारी गुप्तचर कापटिक कहलाता है।
विद्यार्थी वेशधारी गुप्तचर कौन सा होता है? दूसरे को रहस्यों को जानने वाला। गुप्तचर कहलाएगा काप्टिक। विद्यार्थी वेशधारी गुप्तचर काप्टिक। दूसरा नंबर पे है उदास्थित। हाँ, उदास्थित है प्रज्ञा प्रत्यवसितः, प्रज्ञा शौचयुक्तः उदास्थितः। प्रज्ञा प्रत्यवसितः, प्रज्ञा शौचयुक्तः उदास्थितः। प्रज्ञा प्रत्यवसितः मतलब बुद्धिमान, सदाचारी, सन्यासी के वेश में रहने वाले गुप्तचर का नाम उदास्थित है। बुद्धिमान होगा, सदाचारी होगा और वह सन्यासी के वेश में जो गुप्तचर रहेगा उसको बोलेंगे उदास्थित। पहला पढ़े हैं काप्टिक, विद्यार्थी के वेश में, परंतु बुद्धिमान होना चाहिए, ऐसा वैसा विद्यार्थी नहीं। प्रगल्भ होना चाहिए, दबंग टाइप का, अच्छा मर्मज्ञ हो, ऐसा विद्यार्थी काप्टिक कहलाएगा। और उदास्थित प्रज्ञा प्रत्यवसितः, प्रज्ञा शौचयुक्तः उदास्थितः, बुद्धिमान, सदाचारी, सन्यासी के वेश में रहने वाले गुप्तचर का नाम क्या कहलाता है? उदास्थित। जी, बहुत अच्छा। तीसरा है गृहपति का। गृहपति का कहते हैं कर्षको वृत्तिक्षीणः प्रज्ञा शौचयुक्तो गृहपतिक व्यंजनः। किसान के वेश में रहने वाला। कैसा किसान होना चाहिए? निर्धन किसान। निर्धन किसान हो परंतु बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान, पवित्र हृदय और गरीब किसान के वेश में रहने वाला गुप्तचर गृहपतिक कहलाएगा। गृहपतिक ऐसे याद कर लीजिएगा। गृहपति, गृहस्थ। गृहस्थ कौन होता है? जो किसान आदि काम करता है विशेष रूप से, उसको गृहस्थी कहते हैं ना। तो गृहपतिक कर्षको वृत्तिक्षीणः प्रज्ञा शौचयुक्तो गृहपतिक व्यंजनः। बुद्धिमान, पवित्र हृदय और किसान के वेश में रहने वाले गुप्तचर किस तरह का होता है? क्या कहलाता है? गृहपतिक। गृहपतिक। चौथा नंबर है वैदेहक। वाणिज्यको वृत्तिक्षीणः प्रज्ञा शौचयुक्तो वैदेहक व्यंजनः। वाणिज्यको वृत्तिक्षीणः प्रज्ञा शौचयुक्तो वैदेहक व्यंजनः। मृच्छकटिकम सुने ना? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है और उसका नायक है चारुदत्त। चारुदत्त पहले अमीर था परंतु वह गरीब हो जाता है। सार्थवाह, बहुत बड़ा व्यापारी था वो, परंतु किसी कारण से वह गरीब हो जाता है। वही समझिए यहाँ पे वाणिज्यको वृत्तिक्षीण प्रज्ञा शौचयुक्तो वैदेहक व्यंजनः। बुद्धिमान, पवित्र हृदय वाला और गरीब व्यापारी के वेश में रहने वाला गुप्तचर वैदेहक कहलाता है। गरीब व्यापारी के रूप में रहने वाला गुप्तचर, सब में बुद्धिमान जुड़ा हुआ है। बुद्धिमान नहीं रहेगा तो फिर कैसे गुप्तचर का काम करेगा? बुद्धिमान, पवित्र हृदय और व्यापारी के वेश में रहने वाला गुप्तचर वैदेहक गुप्तचर कहलाएगा। अंतिम है तापस मुंडो जटिलोबा। तापसः, तापस गुप्तचर किसको बोलते हैं? मुंडो जटिलोबा वृत्तिकामस तापस व्यंजनः। जीविका के लिए सिर मुंडाए या जटा धारण करने वाला गुप्तचर तापस कहलाता है। जीविका के लिए सिर मुंडाए हुए या फिर जटाधारी करने वाला गुप्तचर कहलाएगा तापस। आपने 5 प्रकार के गुप्तचर के बारे में पढ़ा। काप्टिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक और तापस। ये सभी संस्थानिक गुप्तचर थे, संस्था गुप्तचर कहलाते हैं। एक जगह रह करके गुप्तचरिक काम करते हैं। काप्टिक थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए। काप्टिक विद्यार्थी वेशधारी होता है। उदास्थिक सन्यासी वेशधारी। गृहपतिक गृहस्थ, कृषि करने वाला, किसान का काम करने वाला। वैदेहक व्यापारिक काम करने वाला। तापस, तापस कहेंगे जटिलो मुंडोबा तापसो व्यंजनः। या तो जटा धारण करेगा या फिर मुंडित होगा, उसको तापस गुप्तचर कहेंगे। संस्कृत में याद कर लीजिएगा, बहुत छोटा छोटा लाइन में दिया हुआ है। परम मर्मज्ञ प्रगल्भ छात्र कापटिकः। उसके बाद दिया हुआ था उदास्थिक प्रज्ञा प्रत्यवसितः प्रज्ञा शौचयुक्तः उदास्थितः। गृहपति का कर्षको वृत्तिक्षीण प्रज्ञा शौचयुक्तो गृहपतिक व्यंजनः। वैदेहक वाणिज्यको वृत्तिक्षीण प्रज्ञा शौचयुक्तो वैदेहक व्यंजनः।
और तापस गुप्तचर मुंडो जटिलो वा वृत्तिकामस तापस व्यंजन। अब देखिए इसमें आपने जो पढ़ा अभी संस्थानिक गुप्तचर 5 प्रकार के, काप्टिक, उदास्तिक, गृहपतिक, वैदेहिक और तापस। तापस गुप्तचर जटिलो मुंडो वा, जटा रखेगा या फिर मुंडित होगा। इस तापस गुप्तचर का 4 प्रकार के भ्रमणशील गुप्तचर जो घूम घूम करके समाचार लाएंगे वो सहायता करते हैं। कहीं बैठ जाएगा तापस जटा रख करके या फिर तपस्वी के वेश में मुंडित होकर के। और सत्री, तीक्ष्ण, रसद, भिक्षुकी ये सभी गुप्तचर इसकी सहायता करेंगे। तापस गुप्तचर के अन्य सभी गुप्तचर सहायता करते हैं। संचार गुप्तचर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं वो? सत्री, तीक्ष्ण, रसद, भिक्षुकी। सत्री, तीक्ष्ण, रसद, भिक्षुकी। सत्री कहते हैं, नाम से ही ज्ञात हो रहा है, सत्री वह जो सभी विद्याओं में निपुण हो, राजा का संबंधी ना हो परंतु राजा के ऊपर आश्रित हो। राजा का संबंधी ना हो परंतु राजा का कर्तव्य होता है ना कि उसकी रक्षा करना, देखभाल करना, राजा का काम है देखभाल करना, ऐसा आदमी हो। और विविध विद्याओं में, शकुन शास्त्र में, काम शास्त्र में, योग शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, सभी विद्याओं में जो निपुण हो उसको सत्री गुप्तचर कहते हैं। विविध विद्यासु निपुणः, विविधासु विद्यासु निपुणः कः? सत्री, सत्री गुप्तचरः। ज्योतिष, काम शास्त्र, धनुर्विद्या, शकुन शास्त्र आदि एवं नृत्य, गीत, वाद्य आदि विविध शास्त्रों में निपुण हो उसे सत्री गुप्तचर कहते हैं। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण के लिए कहते हैं ये जनपदे शूरास त्यक्तात्मानो हस्तिनम व्यालम व द्रव्य हेतु पतियेधयेयु तीक्ष्णः। जो अपने देश में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो अपने प्राण की परवाह किए बिना हाथी, सांप एवं बाघ आदि से भिड़ जाते हैं उसे तीक्ष्ण गुप्तचर कहते हैं। तीक्ष्ण दूसरा नंबर पे है भ्रमणशील गुप्तचर में, जो हाथी, सांप, घोड़ा इत्यादि से भिड़ जाए बिना प्राण की परवाह किए ही, उसको बोलेंगे तीक्ष्ण गुप्तचर, तीक्ष्ण होता है। रसद, रसद का मतलब होता है जो बिल्कुल क्रूर हो, आलसी टाइप का हो। रसद जहर भी बोलते हैं, रसद का अर्थ होता है जहर, जो अपने भाई को भी कुछ नहीं मानता हो, भाई बंधु को भी कुछ नहीं माने। ये बंधुषु निस्नेहा क्रूराः अलसाश्च ते रसदाः, जो अपने भाइयों के भाई बंधु से भी स्नेह ना करने वाला हो। क्रूर प्रकृति एवं आलसी व्यक्ति रसद अर्थात जहर देने वाला कहलाता है। रसद ये बंधुषु निस्नेहा क्रूराश्च अलसाश्च ते रसदाः। अंतिम है भिक्षुकी, परिव्राजिका, वृत्तिकामा, दरिद्रा, विधवा, प्रगल्भा, ब्राह्मण्यन्तः पूरे कृत सत्काराः, महापात्राण्य अधिगच्छेत, ऐसे कहलाएंगे भिक्षुकी गुप्तचर। आजीविका की इच्छुक, दरिद्र, प्रौढ़, विधवा, रनिवास में सम्मानित, प्रधान अमात्यों के घर में प्रवेश पाने वाली भिक्षुकी गुप्तचर कहलाती है। संस्थानिक गुप्तचर 4 प्रकार के होते हैं। संस्थानिक तो 5 प्रकार के होते हैं, काप्टिक, उदास्तिक, गृहपतिक, वैदेहिक और तापस। भ्रमणशील गुप्तचर 4 प्रकार के होते हैं, सत्री, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुकी। ये 4 गुप्तचर किस गुप्तचर की सहायता करते हैं बताइए? तापस नामक गुप्तचर की, तापस नामक गुप्तचर की जी। तापस गुप्तचर भ्रमणशील गुप्तचर है या फिर संस्थानिक? संचार है या संस्थानिक? संस्थानिक है जी। तो ये प्रमुख विषय था आपका, इतना याद कर लेना है। और जो कुछ विशेष होगा थोड़ा बहुत वो आपको प्रश्न में मिल जाएगा। प्रश्न बना हुआ है इसका, आज रात में प्रश्न प्रैक्टिस करना है। 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, सब याद हो जाएगा। और ये याद करते रहिएगा, दोहराते रहिएगा।